जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल। ठीक है, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमने लास्ट क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। आज उसी क्रम में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर साल आपको लगभग क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ से जो है कंसेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत, हार्टलैंड थ्योरी। तो चलिए आइए देखते हैं कि हार्टलैंड थ्योरी क्या है और इसके बारे में किसने जानकारी दी है या किसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो मैकेंडर्स हार्टलैंड थ्योरी। तो मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी क्या है? मैकेंडर एक ब्रिटिश विद्वान थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक जो है अपने जो है रिसर्च के माध्यम से एक निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष में कुछ एरिया के बारे में बात की कि उस एरिया को अगर कोई भी जो कंट्री है, ठीक है, उस जो है एरिया को कोई भी कंट्री अपने कंट्रोल में ले लेता है तो वो क्या बन सकता है? पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर बन सकता है। क्या बन सकता है? महाशक्ति बन सकता है। इसी के बारे में उन्होंने बात की। और इन्होंने जब ये बात की थी, जिस समय ये बात कर रहे थे, उसमें ऐसा देखा जा रहा था कि बहुत सारे देशों का है कि जो आपका ब्रिटेन है या पुर्तगाल है या फ्रांस है, इसकी क्या थी? कॉलोनी थी। बहुत सारे जो है देशों के ऊपर इन लोगों ने क्या कर रखा था? अपना अधिकार जमा रखा था, जैसे उसमें इंडिया भी शामिल था। यानी उस समय ऐसा रूल था कि कोई भी देश किसी भी देश पे आक्रमण करके अपने राज्य की सीमा का विस्तार कर रहा था। तो उसी समय इन्होंने क्या किया कि एक ऐसे एरिया के बारे में बताने का प्रयास किया कि अगर इस एरिया पे कोई भी कंट्रोल कर लेता है तो पूरे क्या बन सकता है? सुपर पावर बन सकता है। पूरे वर्ल्ड को क्या करेगा? अपने जो है हाथों में, यानी अपने के द्वारा, अपने जो है प्रशासन के द्वारा वो संचालित कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या बात बताई थी। पहले जानते हैं जो हार्टलैंड है यानी हृदय स्थल है। हृदय स्थल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक विद्वान थे, जेम्स फियरग्रीव। ठीक है, तो जेम्स फियरग्रीव ने क्या किया था? इस शब्द का प्रयोग किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि जब कोई ऐसी बात होती है कि शब्द कोई दूसरा प्रयोग करता है और सिद्धांत कोई दूसरा देता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ये शब्द किसने दिया था, क्योंकि पता है एग्जामिनर को आप शब्द में और उस थियरी में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये शब्द किसने दिया था? एक विद्वान थे, जेम्स फियरग्रीव। तो फियरग्रीव ने एक पुस्तक लिखी थी, जियोग्राफी एंड वर्ल्ड पावर, 1915 में। 1915 में क्या किया था कि इन्होंने क्या किया कि जेम्स फियरग्रीव ने क्या किया था? एक इस शब्द का प्रयोग किया था, किसमें? जियोग्राफी एंड वर्ल्ड पावर नामक पुस्तक में। इसलिए आप देखेंगे कि मैकेंडर ने भी 1919 में जाके शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है, हार्टलैंड का 1904 पे इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन जो हार्टलैंड का कंसेप्ट दिया वो दिया जाके 1919 में। यानी शब्द जो दिया, कंसेप्ट तो इन्होंने पहले ही दे दिया था, लेकिन हार्टलैंड शब्द का प्रयोग इन्होंने 1919 में किया। और कहां से लिया? इसी फियरग्रीव के बुक से ये शब्द को लिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आपके मैकेंडर महोदय ने क्या किया कि द जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, यानी विश्व की भौगोलिक धुरी, द जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री नाम से इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा। और इस रिसर्च पेपर को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी, लंदन में एक सोसाइटी है, ठीक है, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी, इसके सामने इन्होंने क्या किया? ये रिसर्च पेपर क्या किया? पब्लिश किया, इन्होंने प्रस्तुत किया। कौन सा रिसर्च पेपर? द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। इसको क्या किया इन्होंने? जो है जो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किया। और इस पेपर में इन्होंने क्या बताया? इस पेपर में इन्होंने ये बताया कि इन्होंने एक जो है क्या किया, पहले इन्होंने पूरे विश्व का, यानी जो पूरा वर्ल्ड है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, सारे कॉन्टिनेंट का इन्होंने एक मैप तैयार किया। और वो मैप बनाया था इन्होंने मर्केटर प्रोजेक्शन पर। प्रोजेक्शन का होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, मर्केटर प्रोजेक्शन मैप बनाने की एक विधि होती है प्रोजेक्शन, जिसमें मर्केटर में क्या होता है कि जैसे जैसे आप हाई लेटीट्यूड पे जाएंगे, यानी जैसे आप हाई लेटीट्यूड का मैप बनाएंगे मर्केटर प्रोजेक्शन पे, तो मैप अगर कोई हाई लेटीट्यूड का एरिया इतना बड़ा होगा तो मर्केटर प्रोजेक्शन पे बहुत बड़ा दिखता था। यानी जो इंग्लैंड वाले थे, ठीक है, वो क्या करते थे? पहले मर्केटर प्रोजेक्शन पे अपना मैप बनाते थे। तो इंग्लैंड बहुत हाई लेटीट्यूड पे है तो उसका एरिया बहुत ज्यादा दिखता था, और जो लोअर लेटीट्यूड के देश हैं वो अगर बड़े होते थे तो वो छोटे हो जाते थे। तो लोग इंडिया में आके दिखाते थे, देखिए हमारा एरिया इतना बड़ा है और आप लोग तो इतने बड़े हो। इससे भी काफी सालों तक उन्होंने राज किया। तो इसी प्रकार से
मैकेंडर महोदय थे, इन्होंने पूरे विश्व का एक मैप तैयार किया किस प्रोजेक्शन पे, मर्केटर प्रोजेक्शन पे। ठीक है, तो मर्केटर प्रोजेक्शन पे इन्होंने मैप तैयार किया और मैप तैयार करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, वो उन्होंने बताया एक स्थलखंड से बना हुआ प्रतीत होता है। किस स्थलखंड से, एक स्थलखंड से बना हुआ प्रतीत होता है पूरा, क्या, पूरा वर्ल्ड। उसमें इन्होंने क्या बताया कि जो आपका ये है उसमें उन्होंने क्या शामिल किया, उसमें उन्होंने क्या शामिल किया, देखिए ये आपका अफ्रीका है, प्यारा अफ्रीका है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये क्या है आपका, ये यूरोप वाला पोर्शन है ये वाला, और ये एशिया वाला है, ये साउथ एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि पूरा वर्ल्ड जो है ये यूरेशिया यानी एशिया और प्लस अफ्रीका, इससे और प्लस ये आपका क्या है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया और अफ्रीका। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि पूरा विश्व एशिया, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और जो आइलैंड है कुछ, जैसे उन्होंने बताया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मैं आइलैंड मान लिया, तो उन्होंने बताया यही नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका से मिलकर क्या बना हुआ है, पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। और इन्होंने क्या बताया कि जो आपका ये एशिया एक नाम दिया, उसका नाम क्या दिया, वर्ल्ड आइलैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वद्वीप, इसको। ठीक है, इसमें उन्होंने किसको शामिल किया, एशिया, यूरोप प्लस नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका का ऊपरी वाला हिस्सा है। ये भी आपको याद रखना है कि विश्वद्वीप में उन्होंने 3 चीजों को शामिल किया, ये आपका एशिया और ये यूरोप और ये आपका उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका कहने का मतलब है जो सहारा वाला रीजन है, सहारा के रीजन का उत्तरी वाला पोर्शन। ठीक है, केवल इसी रीजन को इन्होंने क्या किया, विश्वद्वीप में शामिल किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि पूरा जो विश्व है लगभग एक स्थलखंड से बना हुआ है, जिसमें इन्होंने क्या शामिल किया, एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसमें उन्होंने ये जो आपका एशिया है और ये यूरोप है और जो उत्तरी अफ्रीका है, इन तीनों को मिलाकर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने उसका नाम दे दिया वर्ल्ड आइलैंड। वर्ल्ड आइलैंड का मतलब विश्वद्वीप। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे इन्होंने क्या बताया कि जो आपका विश्वद्वीप है, ठीक है, ये अगर पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2/3 एरिया है। इसी केवल अकेले ही पूरा जो विश्व है, अगर पूरे विश्व के क्षेत्रफल को जितना भी क्षेत्रफल है उसका अकेले ही 2/3 कौन है, आपका ये विश्वद्वीप है। विश्वद्वीप का मतलब क्या है आपका, विश्वद्वीप का आपका मतलब है एशिया, ठीक है, यूरोप और ये उत्तरी अफ्रीका यानी सहारा के उत्तर वाला रीजन। इन्होंने ये भी बताया, इसको भी याद रखना है। और इसमें पॉपुलेशन कितना निवास करती है विश्वद्वीप में, और पूरे विश्व के 7/8 पॉपुलेशन क्या करती है, निवास करती है, केवल कहां पर, विश्वद्वीप पर। इतना बातें इन्होंने बताई। ठीक है, इसके आगे इन्होंने क्या किया, इसके आगे इन्होंने बताया कि पूरा विश्व जो इनको एक सा प्रतीत होता था, एक स्थलखंड प्रतीत होता था, बाद में इन्होंने बताया कि पूरा जो विश्व है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, वो कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग था वो इन्होंने इसी अपना जो लेख है इसी में बातें कर रहे हैं। तो पहला भाग बताया पाइबट एरिया, यानी इन्होंने इसको हिंदी में बताया धुरी क्षेत्र। ठीक है, क्या बताया, धुरी क्षेत्र। पहले क्षेत्र को क्या बताया, धुरी क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र को उन्होंने बताया इनर क्रीसेंट जोन यानी आंतरिक। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आंतरिक जो है, क्रीसेंट का मतलब होता है अर्धवृत्ताकार या चंद्राकार, जो भी आप बोलेंगे। तो इन्होंने दूसरे एरिया को क्या बताया, इनर क्रीसेंट जोन। तीसरे को इन्होंने बताया आउटर क्रीसेंट जोन। क्या बताया, आउटर क्रीसेंट जोन। इसी 3 जोन में पूरे विश्व को इन्होंने क्या कर दिया, बांट दिया। अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा, तो पाइबट एरिया में शामिल किया। पाइबट एरिया में इन्होंने शामिल किया, ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है इसको इन्होंने बताया पाइबट एरिया या धुरी क्षेत्र। इस ये कहाँ का एरिया है, ये जो यहाँ पर एक रिवर आके गिरती है, ये बोलगा। ठीक है, तो ये जो बोलगा रिवर है, ठीक है, बोलगा रिवर के किस वाले, पूर्व वाले हिस्से को उन्होंने शामिल किया। साथ ही साथ जो दक्षिण में हिमालय वाला रीजन है इसको शामिल किया, और हिमालय के द्वारा जो कुछ जो है जो रेंज निकल के जाती हैं, ठीक है, जो चाइना में है, जैसे अल्टाई हो गया, खिंगन हो गया, ये सब रेंज के सारे इस पूरे एरिया को उन्होंने बताया पाइबट एरिया। क्या बताया, पाइबट एरिया बताया। ठीक है, जिसे आगे चलकर इसी एरिया का नाम चेंज कर देंगे, ये आगे हम पढ़ेंगे, जिसको ये हार्टलैंड बोलते हैं। तो पाइबट एरिया के अंदर क्या शामिल हो गया, पूरा का पूरा बोलगा जो रिवर है,
जो वोल्गा रिवर यहाँ बहती है, आप वो मैप में देखिएगा, मैप खोलकर इसको पढ़िएगा, इसके पश्चिम वाला एरिया पूरा वोल्गा का हो गया, ठीक है। साथ ही साथ जो ईस्टर्न और साउथ हिमालय है, और नॉर्थ क्या है, आर्कटिक क्षेत्र है। नॉर्थ क्या है, ये क्या है, ये आर्कटिक सी है। यानी आप देख सकते हैं कि जो ये पाइवट एरिया है चारों तरीके से क्या है, लॉक्ड है। क्या है, लॉक्ड है, यानी बंद है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा बंद है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आगे इन्होंने ये बताया कि जो ये एरिया है ये चारों तरफ से क्या है, लॉक्ड है, यानी यहाँ पर कोई भी शक्ति क्या कर सकती है, कब्जा नहीं कर सकती है। इसीलिए इन्होंने ये बताया कि जो इसको कब्जा कर लेगा तो इस पे कहीं से भी आक्रमण हो नहीं पाएगा, क्योंकि चारों तरीके से लॉक है, ठीक है। तो जो भी कंट्री इस पे कब्जा कर लेगा, ये देख लिए, ये पूरा का पूरा रसिया वाला पार्ट है, ठीक है। यहीं से पूरा रसिया स्टार्ट होता है, क्योंकि रसिया दो कॉन्टिनेंट में है, एक एशिया में, एक यूरेशिया में। तो इन्होंने ये बताया था कि इस पे जो कब्जा कर लेगा पाइवट एरिया पे, वही पूरे विश्व पे राज करेगा, ठीक है। एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इन्होंने क्या बताया, इनर क्रीसेंट यानी आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र, ठीक है। आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र में इन्होंने क्या शामिल किया, इन्होंने शामिल किया पूरा का पूरा डेस्ट्रीरोप, ठीक है। यानी इस जो ये आपका पाइवट एरिया हो गया, इसको इन्होंने किसमें शामिल किया, अर्धचंद्राकार में शामिल किया। साथ ही साथ इसमें किसको शामिल कि मिडिल ईस्ट को। इसके बाद मिडिल ईस्ट मतलब ये पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया वाला रीजन, सऊदी अरेबिया, ठीक है, इराक, ईरान, ये सब पूरा पोर्शन को शामिल किया। साथ ही साथ इन्होंने शामिल किया साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, इसमें किसको, ये साउथ शामिल किया, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, इस सबको पूरा, जापान और कोरिया, इस सबको क्या किया, साथ ही साथ नॉर्थ अफ्रीका यानी इस एरिया को शामिल किया, ठीक है। यानी पहला जो पार्ट इन्होंने बताया वो क्या बताया, पाइवट एरिया। पाइवट एरिया कहां से कहां तक था आपने अच्छे से देख लिया। दूसरा इन्होंने बताया इनर क्रीसेंट जोन, ठीक है। इनर क्रीसेंट में ये वाला पूरा यूरोप शामिल किया, नॉर्थ अफ्रीका, ये पूरा सऊदी अरेबिया वाला रीजन, इंडिया होते हुए ये साउथ ईस्ट, और ये पूरा रीजन शामिल किया। उसके बाद इन्होंने तीसरी जो बताया आउटर क्रीसेंट जोन। आउटर क्रीसेंट का मतलब इन्होंने बताया इसमें किसको शामिल किया, नॉर्थ अमेरिका को शामिल किया, साउथ अमेरिका को, सहारा का ये दक्षिण वाला पार्ट है, इसको भी इन्होंने किसमें शामिल कर लिया, इसको शामिल कर लिया आउटर क्रीसेंट यानी बाहरी सीमा वाले क्षेत्र में। साथ ही साथ किसको शामिल किया, जापान को। जापान को इन्होंने आंतरिक में नहीं बल्कि किसमें शामिल किया था, इसको आपको याद रखना है, इसको शामिल में आउटर क्रीसेंट में। साथ ही साथ ग्रेट ब्रिटेन, जो यहाँ ब्रिटेन है ये वाला रीजन है, ग्रेट ब्रिटेन, इसको भी इन्होंने आउटर क्रीसेंट में शामिल किया, और ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने किसमें शामिल किया, आउटर क्रीसेंट में शामिल किया। और इस प्रकार पूरे विश्व को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में इन्होंने डिवाइड कर लिया। एग्जाम पॉइंट आप इसको क्या याद रखना है आपको, पाइवट एरिया में कौन कौन शामिल है, आपका ये शामिल कौन सा है, इनर क्रीसेंट में कौन सा शामिल है, और आउटर में कौन सा शामिल है। इनके लेख का नाम याद रखना है। 1904 में उन्होंने कौन सी बातें कही जो हम आपको बता रहे हैं, यही बातें उन्होंने कही थी। पहले इन्होंने क्या किया, पूरे विश्व को एक माना, ठीक है। फिर उसमें जो है जो इसको वर्ल्ड आइलैंड के क्या होता है इसके बारे में बताया। फिर पुनः इन्होंने पूरे विश्व को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में इन्होंने अच्छे से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 भागों में इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 3 भागों में किसको, एक पाइवट एरिया, एक इनर क्रीसेंट, एक आउटर क्रीसेंट। इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इतनी बातें मैकेंडर महोदय की याद रखनी है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे इन्होंने क्या कहा। अब आपको पता होगा कि क्रीसेंट क्या है, आउटर क्रीसेंट क्या है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बात पहुंच गई आगे, आगे पहुंचने का मतलब 1919 में 1919 पहुंचते समय क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब 1914 से 18 खत्म हो गया, ठीक है, तो 1914 से 18 के बाद इन्होंने क्या किया कि जर्मनी की यहाँ पर क्या होती है, पराजय हो जाती है। जर्मनी की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि रूस में क्या होता है, जार शासन का अंत हो जाता है, ठीक है। जार शासन का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। रूस की जो है जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार जाता है, और रूस की क्या हो जाती है, रूस में जार शासन का अंत हो जाता है। इन भी प्रभावित किया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, जब 1904 में उन्होंने लेख दिया था, उस लेख के बाद जो है इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
इसमें 1904 के बाद जब इन्होंने 3 भागों में विभाजित कर दिया, तब इन्होंने क्या कहा था, ठीक है, इन्होंने वही बात बताई थी कि Who rules ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, ठीक है। अब 1919 में आते आते इन्होंने क्या बताया कि 1919 में आते आते इन्होंने क्या किया कि जो ये पाइवट एरिया था, पाइवट एरिया का नाम इन्होंने चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया हार्टलैंड। पहले इसको क्या बोला जाता था, पाइवट एरिया बोला जाता था, ठीक है। क्या बोला जाता था, पाइवट एरिया बोला जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में इसका नाम इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, इसका हार्टलैंड कर दिया, ठीक है। और एक पॉइंट इन्होंने इसमें चेंज किया, जो इन्होंने पाइवट एरिया का एरिया जो वोल्गा नदी बताया था, इसको इन्होंने बढ़ाकर कहाँ कर दिया, ये पूरे बाल्टिक सागर को शामिल कर लिए, ब्लैक सी को भी क्या कर लिया, अपने पाइवट एरिया में शामिल कर लिया, जिसे अब 1919 में इन्होंने क्या बोला, हार्टलैंड बोला। क्या बोला, हार्टलैंड बोला। क्यों शामिल कर लिया, क्योंकि पहली विश्व युद्ध में इन्होंने देखा था कि जर्मनी हार चुका था और रूस में जार शासन का अंत हो चुका था। क्योंकि इनको ये भय था कि यहाँ पर जो जर्मनी है, ठीक है, ये जो सीमा है आपकी वोल्गा नदी के पश्चिम में, ठीक है, क्या है, जर्मनी है। तो इनको लगता था कि जर्मनी क्या कर सकता है, जर्मनी एक अकेला देश है जो इधर से, क्योंकि इधर से क्या है, पर्वतीय क्षेत्र, इधर से आपका पूरा का पूरा जो है पोल एरिया है, वहां से कोई अटैक नहीं कर सकता है। इनको लगता था कि जर्मनी से है इस एरिया को कंट्रोल कर सकता है, और इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि जो पाइवट एरिया को यहीं तक सीमित रखा था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार जाता है, तब इनको लगता है कि नहीं, पाइवट एरिया का एरिया हमें क्या करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, और पूरा का पूरा ये क्या कर देते हैं, पूरे बाल्टिक सागर को भी और इसमें आपका जो ब्लैक सी है उसको भी ये सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है, उसको भी क्या कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। क्योंकि इनको भय था कि जब अब जर्मनी हार चुका है, जर्मनी की शक्ति कमजोर हो चुकी है, तो कोई भी जो है इधर से जर्मनी से अटैक करके इसको जीत सकता है। इसलिए इन्होंने इसके एरिया को बढ़ा दिया और बाल्टिक सागर तक कर दिया। और बाल्टिक सागर करने के बाद अब इसको पूरा को क्या बोला, हार्टलैंड बोला। क्या बोला, हार्टलैंड बोला, ठीक है। क्या बोला है, हार्टलैंड बोला है। अब हार्टलैंड जब इन्होंने, अब इसका एरिया बड़ा हो गया है, अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया 1904 में नहीं बल्कि 1919 के बाद ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। अब इसको ध्यान में दीजिए, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया 1919 में। 1919 में इन्होंने इसमें संशोधन किया, इसका नाम हार्टलैंड रखा था। 1919 में इन्होंने एक बुक लिखी थी द डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी, ठीक है। इसी बुक में इन्होंने किसका कंसेप्ट दिया था, हार्टलैंड का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। किसका, हार्टलैंड का। अगर एग्जाम में आपसे आता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1904 में इन्होंने जो लेख लिखा था उसमें इन्होंने हार्टलैंड शब्द का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि इन्होंने शब्द का प्रयोग हार्टलैंड कब कर रहे हैं, 1919 में। क्योंकि ये कहां से लिए थे, फेयरग्रीव के बुक से लिए थे, जो कि 1915 में लिखी गई थी। तब इन्होंने क्या किया कि जब अब ये एरिया निकले, इन्होंने सोचा कि अब इतना बड़ा एरिया हो गया, अब ये सुरक्षित है, ठीक है, अभेद है, कि आप देख रहे हैं कि अब ना तो इधर से कोई अटैक कर सकता है, ना तो इधर से, ना तो इधर से। क्यों, क्योंकि इधर आएंगे तो बाल्टिक सागर की सीमा पे आप, जो इन्होंने ये सोचा कि अगर रसिया बाल्टिक सागर की सीमा पर क्या कर देता है, बाल्टिक सागर सीमा पर जो है अपने सैनिकों को लगा देता है, तो अंदर कोई एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर भी पर्वत है और इधर तो पूरा का पूरा क्या है, आपका हाई लेटीट्यूड है, फ्रिज जोन एरिया है, बर्फ से हमेशा आच्छादित रहता है। तो 1919 में इन्होंने बुक लिखा द डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी, उसमें ये सारी चीजों को चेंज किया, इसका नाम हार्टलैंड रखा, और एक स्टेटमेंट बोला कि हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड द हार्टलैंड। इन्होंने ये कहा कि जो पूर्वी यूरोप पे शासन करता है, ये पूरा यूरोप हो गया और ये हो गया पूर्वी यूरोप, तो जो पूर्वी यूरोप पे शासन करता है, यानी इस एरिया को कंट्रोल करेगा, वो हार्टलैंड को नियंत्रित करेगा, यानी जो पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा इस पूरे एरिया को कंट्रोल करेगा। और हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड द वर्ड आइलैंड, और जो इस पूरे हार्टलैंड पे शासन करेगा वो पूरा किसको कंट्रोल करेगा, इस वर्ड आइलैंड को कंट्रोल करेगा, यानी विश्वद्वीप को कंट्रोल करेगा। जो पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा वो हार्टलैंड को नियंत्रित करेगा, और जो हार्टलैंड पे शासन करेगा वो किसको नियंत्रित करेगा, वो पूरे विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा। और Who rules the world island control the world, और जो इस पूरे विश्वद्वीप को जो है क्या करेगा, शासन करेगा, वो पूरे विश्व को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ये बात इन्होंने बताई, क्योंकि ये काफी क्या थे, इस बात को लेकर असहज महसूस कर रहे थे कि अब ये जो आपका हार्टलैंड है ये अभेद है, यानी जो है इसको कोई भेद नहीं सकता है, ठीक है, इस पे जो है
कोई क्या कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता है। इसीलिए इन्होंने बोला कि जो पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा, ठीक है, जो पूर्वी यूरोप पे क्या करता है कि जो पूर्वी यूरोप पे शासन करता है वो विश्वद्वीप को कंट्रोल करता है, और जो विश्वद्वीप को कंट्रोल करेगा वो वही पूरे विश्व को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ये बातें आपके बताई किसने, ये बातें आपके बताई जो है मैकिन्डर महोदय ने। क्योंकि ये देख रहे हैं कि चारों तरफ नदियों क्या है, किसी तरह पर्वतों से घिरा हुआ है, इनके अनुसार बहुत ही सुरक्षित माना जाता था। इतनी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। समय और बीतता गया, समय बीतता गया, बात पहुंच गई कहां पे, बात पहुंच गई 1939 में। 1939 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। अब आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ, जर्मनी बुरी तरीके से पराजित हुआ, ठीक है। और सुपर पावर के रूप में कौन सामने आया, सुपर पावर के रूप में यूएसएसआर का भी विघटन हो गया, ठीक है। जो पूर्व सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया, और सुपर पावर के रूप में कौन सामने आया, यूएसए, अमेरिका सामने आया। आपको पता है कि उन्होंने जापान के साथ क्या किया था। तो इन्होंने क्या किया, पुनः अपनी थियरी में चेंज किया, पुनः अपनी थियरी में चेंज किया। यानी पहली बार 1904 में दिया, 1919 में चेंज किया, उसके बाद इन्होंने कब चेंज किया, 1943 में। 1943 में इन्होंने एक लेख लिखा, द राउंड वर्ल्ड एंड बिगिनिंग ऑफ द पीस, ठीक है। और इसमें क्या किया कि जो इन्होंने हार्टलैंड एरिया बताया था, ये पूरा बाल्टिक सागर से लेकर ये काला सागर से लेकर ये पूरा एरिया क्या बताया था इन्होंने, हार्टलैंड बताया था, ठीक है। तो 1943 में क्या हुआ कि लगभग जर्मनी हार चुका था 1939 में, जो आपका द्वितीय वर्ल्ड वार शुरू हुआ। फिर उन्होंने इसमें चेंज किया, और इसमें इन्होंने क्या बताया कि ये जो हार्टलैंड था इसके एरिया को इन्होंने पुनः थोड़ा सा बढ़ाया, और इसमें क्या किया कि यहाँ पर एक नदी बहती है, एनसी नदी, ठीक है। क्या बहती है, एनसी नदी, और एनसी नदी को भी इन्होंने क्या किया, अपने हार्टलैंड में शामिल किया, और इतने भाग को इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो जो एनसी नदी के पूरब वाला भाग, इसको इन्होंने क्या बोला, इसको इन्होंने बोला कि लीना लैंड। क्या बोला, सॉरी, एनसी के बाद एक नदी आती है जो है लीना, ठीक है। तो इन्होंने एनसी के अंदर के सारी चीजों को क्या किया, शामिल किया, और एनसी के बाद जो लीना नदी वाला एरिया था, इस पूरे एरिया को छोड़ दिया, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, लीना लैंड नाम दिया। उसको जितना एरिया छोड़ दिया था, क्योंकि उधर एक नदी बहती है, कौन सी नदी, लीना नदी बहती है, ठीक है। ये परिवर्तन किया। और दूसरा इन्होंने ये बताया, ठीक है, दूसरा इन्होंने ये बताया कि इस हार्टलैंड पर कभी भी जो कंट्रोल करेगा, जो इन्होंने बताया था कि जो पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा वो हृदय स्थल को नियंत्रित करेगा, जो हृदय स्थल पे शासन करेगा वो विश्वद्वीप को कंट्रोल करेगा, जो विश्वद्वीप पे शासन करेगा वो पूरे विश्व को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया, अब ये बताया, इनको पता चल गया कि यूरोपियन देश तो कोई नहीं पूरे हार्टलैंड को कंट्रोल कर सकता है। अब कंट्रोल कौन कर सकता है, जो ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के ये पूरब के में जो स्थित देश है, चाहे स्पेन है, चाहे फ्रांस है, चाहे जो है इधर इंग्लैंड है, या जो आपका इस अटलांटिक महासागर के पश्चिम में जो स्थित देश है आपका कौन सा, अमेरिका है, यही क्या कर सकता है, हार्टलैंड पे कंट्रोल कर सकता है। सामने आए थे द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जितने थे, ठीक है। और सुपर पावर जब बन गए थे तो इन्होंने ये बताया कि जो आपका स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल है और जो अमेरिका है, दोनों के कल्चरल, इन दोनों में कल्चरल काफी क्या पाई जाती है, सिमिलरिटी पाई जाती है। सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो काफी ये सिमिलर है, क्योंकि यूरोप वाले ही जाके अमेरिका में बसे थे। इसलिए भविष्य में क्या कर सकते हैं कि यही लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ के विजेता बन सकते हैं, और जो कि भविष्य में क्या करेंगे, पूरे विश्व पे राज करेंगे। और इस पूरे एशिया को अटलांटिक महासागर की जो एरिया है, इसको इन्होंने क्या बोला, मिडलैंड बेसिन, और एक कंसेप्ट दिया कि यही लोग भविष्य में क्या कर सकते हैं कि इन्हीं में से कोई ना कोई सुपर पावर बन सकता है, किसको, इसको कंट्रोल करके। ये सारी बातें किसने कही थी, हार्ट जो है आपके मैकेंडर महोदय ने कही थी, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत क्या प्रभावित हुआ था, हिटलर प्रभावित हुआ था कि मैकेंडर सही, अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध काफी चीजों से वो प्रभावित, ठीक है, वो आपके रेड से भी प्रभावित था और इनके इस थियरी से भी प्रभावित था। अब इनकी आइए देख लेते हैं थोड़ा सा आलोचना। आलोचना में कहा जाता है ये भाई साहब ने एक ऐसे एरिया की कल्पना की है, ठीक है। जब इन्होंने बात की थी तब मिसाइल और जो अणु बम, परमाणु बम है, या इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई है, वो चीजें नहीं थी। अब
किसी को कोई एरिया कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अब वो अपने क्या है, अपने देश में ही बैठकर एक मिसाइल के द्वारा उस एरिया को क्या कर सकता है, भेद सकता है। भेदने का सेंस क्या है कि उस एरिया में मिसाइल दाग देगा तो ऑटोमेटिक वो क्या है, जो वहां का किला बनाया गया है वो समाप्त हो जाएगा। चारों तरफ की बाउंड्री बताई थी, ये बाउंड्री वर्तमान समय में कोई चीज मैटर नहीं कर सकता है, क्योंकि अब क्या हो गया है, अब तो विभिन्न प्रकार की मिसाइलें आ गई हैं, विभिन्न प्रकार के आपके हेलीकॉप्टर आ गए हैं जो जाके यहाँ पर एक बम गिरा दें तो इनका काम खत्म हो गया। दूसरा, इनकी आलोचना ये की जाती है कि जिस एरिया को ये कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, ये एरिया, इस एरिया की पॉपुलेशन बहुत कम है। क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर इस एरिया को चारों तरफ से लॉक कर दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ फर्टाइल लैंड बहुत कम है, तो इस एरिया को अगर चारों तरफ से लॉक कर दिया जाए तो ये एरिया खाद्यान्न की जो है, जो आपको फूड ग्रेन है वो नहीं मिल पाएगा, तो ऑटोमेटिक ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया बहुत ही कमजोर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों के कारण क्या की जाती है, हार्टलैंड की जो है आलोचना की जाती है। और ये भी देखा गया वर्तमान आज तक देखा गया कि कोई भी ऐसा नहीं पूरे एरिया को क्या कर सका हो, केवल एक अपने हाथों में कंट्रोल कर सका हो। तो जो इनकी कल्पना, एक जो थियरी थी, इसको एक कल्पना माना गया, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, हालांकि कुछ लोग इसकी रिलेवेंसी की बात करते हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसकी रिलेवेंसी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गई है। कुछ दिन तक इसकी रिलेवेंसी मानी गई थी। ऐसा माना गया था कि जो नाटो की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1949 में, वो नाटो की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि जो आपका ये जो आपका रसिया है, ठीक है, यूएसएसआर है पहले, वो कहीं ऐसा ना हो कि इसको कंट्रोल कर ले पूरे को, और कंट्रोल में लेकर वो आइलैंड को कंट्रोल कर ले, पूरे विश्व को कंट्रोल कर ले। तो शायद इसी रसिया को रोकने के लिए, यूएसएसआर को रोकने के लिए नाटो बनाया गया था। तो थोड़े दिन तक इसकी प्रासंगिकता थी, लेकिन 1991 नाटो का विघटन हो गया और ऐसी कोई स्थिति पूरे विश्व में नहीं देखी गई। तो इस प्रकार इसकी प्रासंगिकता कुछ नहीं है, इसकी काफी आलोचना हुई और बताया गया कि केवल ये कल्पना है, ऐसा कुछ वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। कब कब इन्होंने संशोधन किया, कहाँ से ये शब्द लिया, यही सब बातें आपसे पूछी जाएगी। कब उन्होंने जो है पाइवट एरिया में चेंज किया, 1904 में पाइवट एरिया क्या था, इनर क्रिस्टेंट में कौन शामिल है, आउटर में कौन शामिल है, पाइवट में कौन शामिल है, वर्ड आइलैंड में कौन शामिल है, इनकी बुक कौन है, कब चेंज किया, 1904 में इन्होंने क्या बताया, 1919 में इन्होंने पाइवट एरिया को आगे बढ़ाया, 1919 में इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, यही सब बातें। 1943 में इन्होंने क्या बोला, मिडलैंड बेसिन क्या है आपको याद रखना है। ठीक है, 1943 में इन्होंने जो पाइवट एरिया था उसको खिसका के कहाँ किया, लीना जो नदी बहती है, एनसी नदी बहती है, ठीक है, वहां तक किया, और उसके पश्चिम वाले, पूर्व वाले हिस्से को लीना लैंड बोला। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसी बातों से क्या है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इनर क्रिस्टेंट, आउटर क्रिस्टेंट में कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं, इसको आपको याद रखना है। यही से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं, वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।